सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है दुर्घटना। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं दुर्घटना के विषय में कि किस प्रकार से लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से ज्योतिषों और सरकारी तंत्र के विषय में बताया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6 दुर्घटना। इस कहानी के लेखक श्री नरेंद्र कोहली हैं। आपने कहानियों के अतिरिक्त उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। आपके लेखन में व्यंग्य का स्वर प्रमुख रहता है। दुर्घटना आपकी प्रसिद्ध रचना है। इसके माध्यम से लेखक ने ज्योतिषियों पर व्यंग्य किया है, साथ ही साथ सरकारी तंत्र पर भी व्यंग्य बाण चलाए हैं। तो बच्चों, जो पाठ के लेखक हैं नरेंद्र कोहली जी, बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे उपन्यास, नाटक आदि लिखे हैं। साथ ही साथ ये अपने लेखन में व्यंग्य का पुट लेकर चलते हैं। तो बच्चों, ये जो दुर्घटना है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके माध्यम से इन्होंने ज्योतिषों पर तो ज्योतिषों का मजाक तो उड़ाया ही है, साथ ही हमारे जो सरकारी तंत्र है उसमें जो होता है गोलमाल जो चलता है उस पर भी कुठाराघात किया है, उसका भी मजाक उड़ाया है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर निकला ही था कि मेरी पत्नी दौड़कर मेरे सामने जमीन पर घुटनों के बल ऐसे आ बैठी जैसे कि लोग मुगल बादशाहों के सामने बैठा करते थे। तो लेखक दफ्तर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी उनकी पत्नी उनके सामने आ जाती है और नीचे पैरों के बल बैठ जाती है। लेखक को इस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुगल बादशाह है और उसके सामने कोई नौकर बैठा हो। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने यह दृश्य आज तक फिल्मों में ही देखा था, इसलिए अपनी पत्नी का व्यवहार न मानकर उसका अभिनय माना। वो पैरों को पकड़ लेती है लेखक के। तो लेखक कह रहा है कि उसने ऐसा दृश्य आज तक कभी देखा ही नहीं था, केवल फिल्मों में देखा था। तो उन्हें लगा कि पत्नी भी नाटक ही कर रही है। पर घर का बरामदा कोई पंच नहीं होगा, मंच तो था नहीं। यहाँ अभिनय का कोई अर्थ नहीं था। यह रिहर्सल मात्र है क्या? रिहर्सल का क्या है? उपयुक्त स्थान के अभाव में कहीं भी संपन्न हो जाती है, तो घर के बरामदे में ही सही। तो लेखक कहने लगा कि ये कोई मंच तो है नहीं जहां पर नाटक किया जाए। हो सकता है कि नाटक की रिहर्सल हो, यानी कि जो नाटक से पहले जो थोड़ा बहुत अभ्यास किया जाता है वो। लेकिन क्योंकि अगर हमारे पास उचित स्थान नहीं है तो हम कहीं पर भी अभ्यास तो कर ही सकते हैं, क्या है वो घर का बरामदा ही क्यों ना हो। फिर लेखक पूछते अपनी पत्नी से, मैंने पूछा क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम, मेरे सिर की कसम, वह बहुत ही मेलोड्रामेटिक अंदाज में बोली। मैं डरा कहीं फर्श पर सिर ही न दे मारे। बोली, आज दफ्तर साइकिल पर मत जाओ। तो वो लेखक को कसम देने लगती है, कहती है मेरे सिर की कसम है। लेखक कह रहा है कि पूरा ड्रामा कर रही थी, पूरा जैसे कि कोई अभिनय ही चल रहा हो वो कर रही थी। और फिर बोलती है, लेखक को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो फर्श पर अपना सिर ही ना मार दे। और कहती है, क्या कहती है, आज दफ्तर साइकिल से मत जाओ। क्यों? मैंने अपनी भौचक स्थिति से उबरने का प्रयत्न किया। साइकिल में पंचर है क्या? तो लेकर कह रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम शॉक्ड सा हो गया हूँ, भौचक्का रह गया हूँ। तो फिर मैं संभलते हुए कहता हूँ कि क्यों ना जाऊं, साइकिल में पंचर हो गया है। नहीं। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। मेरी बात को मजाक में मत टालो, मुझे अनाथ करने का प्रयत्न मत करो। तो वो कहती है नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहती है मेरा जो मैं कह रही हूँ उस बात का मजाक मत उड़ाओ और मुझे मत सोचो कि तुम मुझे अनाथ ही कर दोगे, ऐसा कुछ मत करो। कहती है वो लेखक से। मैं घबराया, क्या बात है भाई, कुछ मालूम भी तो हो। तो अब लेखक को भी घबराहट होने लगती है। वो कहती बताओ तो सही क्या हो गया। देखो, उसने मुझे बड़ी करुण दृष्टि से देखा, जैसे उसने जिगर का सारा दर्द अपनी आंखों में उड़ेल दिया हो। जिसके बारे में कहा गया है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो वो कहते हैं कि लेखक की बहुत दयापूर्ण दृष्टि से वो मुझे देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे दिल का दर्द उसकी आंखों में ही उतर आया है। कहा भी गया है, सारे जहां का सारा दर्द हमारे जिगर में है। मैंने तुम्हारा साप्ताहिक भविष्य पढ़ा है, वह बोली। फिर क्या कहती है वो कि मैंने सप्ताह का जो भविष्य आता है ना वो पढ़ा है तुम्हारा। तो क्या हुआ? मैंने कुछ और अटपटाकर पूछा। क्या इस सप्ताह दफ्तर से साइकिल चोरी हो जाने का योग है? तो लेकर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या पढ़ लिया ऐसा तुमने? क्या इसमें लिखा है कि आज दफ्तर में साइकिल लेकर जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी इस सप्ताह? नहीं, वह बोली, तीव्रगामी वाहन से दुर्घटना का भय। नहीं, वो बोली कि जो बहुत तेजी से कोई वाहन आ रहा होगा ना उससे दुर्घटना हो सकती है। ओहो, मैंने इतना ही कहा, पर मन में पचासों बातें घूम गई। किस युग में रहती है यह मेरी पति परायण पत्नी? इस साइकिल को तीव्रगामी वाहन मानती है। यह तो तय था कि मुझे उसकी बुद्धि के अनुसार नहीं
चलना है, पर मुझे तो अपनी बुद्धि से सोचना ही था और मेरी सोच तो विज्ञान को लेकर भाषा विज्ञान तक एक साथ घूम गई। तो लेखक ने सोचने लगा कि मतलब उनके दिमाग में पचासों बातें आने लगी। वो सोचने लगा पता नहीं कौन से युग में रहती है जो मेरी पत्नी थी, पत्नी पतिव्रता है, इस साइकिल को मान रही है कि बहुत तेजी से चलने वाला वाहन है और मुझे इसकी बुद्धि के हिसाब से तो चलना नहीं है। लेखक कहने लगे मुझे तो अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना है। लेकिन और मेरी मतलब मैं सोचने लगा विज्ञान, भाषा विज्ञान, सारी चीजें सोचने लगा। क्या अर्थ है इस वाक्य का, मैं तीव्रगामी वाहन पर चलूंगा तो दुर्घटना का भय है, या तीव्रगामी वाहन मुझ पर आ चढ़ेगा, यदि मैं साइकिल से जाऊं तो बस मुझे कुचल सकती है, या बस में जाऊं ही नहीं घर में बैठा रहूं तो कोई तीव्रगामी वाहन जैसे आकाश पर उड़ता हुआ विमान मेरे घर पर गिर सकता है। किसी मित्र के घर जा बैठूं, दफ्तर चला जाऊं, विमान तो कहीं भी गिर सकता है। तो लेकर कह रहे हैं कि उनके दिमाग में पता नहीं कितनी बातें आने लगी कि मैं साइकिल से जाऊंगा तो साइकिल से मतलब मेरी दुर्घटना हो जाएगी, या कोई तेज चलने वाला वाहन मेरी साइकिल पर आ चढ़ेगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यदि मैं साइकिल से ना जाऊं तो बस से चला जाऊं तो बस में दुर्घटना हो सकती है। अगर मैं घर पर ही बैठूं तो कोई विमान हो सकता है मेरे घर पर आ गिरे। मैं दोस्त के चला जाऊंगा तो विमान तो वहां भी गिर सकता है। मतलब बहुत सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी, यानी कि एक तरीके से वो हर चीज का मजाक उड़ा रहे थे। तो अपना या अपने किसी मित्र का घर क्यों ध्वस्त कराऊं, विमान को मुझ पर ही गिरना है तो दफ्तर में ही जा बैठूं, कम से कम मेरे घर का नुकसान तो नहीं होगा, मेरा तो जो होगा सो होगा। तो कहता है कि फिर सोचता है कि मैं अपना और अपने घर को ही क्यों बर्बाद करूं। इससे अच्छा अगर विमान को मुझ पर गिरना है तो कहीं पर भी गिर जाएगा, तो मैं दफ्तर ही चला जाता हूँ, घर का नुकसान तो नहीं होगा और ना ही मेरे मित्र के घर का नुकसान होगा। पत्नी से पूछा तो दफ्तर नहीं जाऊं, तो फिर पत्नी से पूछते हैं, मतलब हंसी मजाक में ही ले रहे थे पूरी घटना को। कहते हैं कि पत्नी से पूछते हैं कि दफ्तर जाऊं ना, क्या 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 पूछते हैं कि मैं अपने क्या मैं दफ्तर ना जाऊं। उसकी आवाज की थरथराहट में से बोलती घबराहट को मैं पहचान रहा था। मेरा दफ्तर नहीं जाना उसे पसंद नहीं था। दफ्तर नहीं जाऊंगा तो मित्रों के घर चला जाऊंगा। तो वो पूछते हैं तो लेकिन वो समझ जाते हैं कि उसकी घबराहट जो आ रही है, बात जो उसकी बहक रही है, उसमें पता था कि उनकी पत्नी को उनका दफ्तर न जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर दफ्तर नहीं जाएंगे तो मित्रों के घर जाएंगे। तो दफ्तर कैसे जाऊं, पैदल, मैंने पूछा। तो फिर पूछते हैं कि दफ्तर कैसे जाऊं, पैदल जाऊं। नहीं नहीं, वह और भी घबरा कर बोली। इस घबराहट का कारण पहले से भी अधिक स्पष्ट था। बात यह है कि जब कभी हम दोनों एक साथ चलते हैं तो वह हमेशा पिछड़ जाती है और मैं उसे तीव्रगामी वाहन दिखाई देने लगता हूँ। तो वो और घबरा कर मना कर देती है। तो लेखक कह रहा है कि मैं समझ गया था वो क्यों मना कर रही है। जब भी हम दोनों कहीं साथ जाएं तो मैं बिल्कुल तीव्रगामी वाहन बन जाता हूँ, यानी कि बहुत तेज चाल से चलता हूँ और वो पीछे रह जाती है। तो कैसे जाऊं, फिर लेखक पूछे तो फिर कैसे जाऊं। आज बस पर चले जाओ, उसके नकद 60 पैसे मेरी हाथ पर रख दिए। इस लक्ष्मी रूपा स्त्री को देख मेरे मन में आया कि काश कहीं इसके मन में मेरी सुरक्षा के विचार से टैक्सी का ध्यान आया होता तो वह मेरी हथेली पर टैक्सी का किराया रख देती। मैं बस से चला जाता और जो पैसे बचते उससे कुछ चाय वाय। तो लेकर कह वो उनकी पत्नी कहती है कि बस से चले जाओ, और उनके हाथ पर 60 पैसे रख देती है। मतलब पुराने समय में लिखा गया पाठ तो 60 पैसे किराया था। तो वो सोचते हैं कि उनकी पत्नी कितनी लक्ष्मी माता का स्वरूप है। इसके मन में क्या ही आया, काश इसके मन में मेरी सुरक्षा को लेकर आ जाता कि मैं टैक्सी से जाना चाहिए तो ये मेरे हाथ पर टैक्सी का किराया रखती, मैं बस से जाता और बाकी पैसे मेरी चाय वाय के काम आ जाते। पर मेरे मन ने धिकारा, पत्नी और सरकार में कुछ तो भेद करना चाहिए। सरकार के ही समान पत्नी को लूटने की इच्छा कोई अच्छी बात नहीं है। हर समय खर्च और बिल की हेरा फेरी। फिर लेकिन मन ही मन अपने मन को दोष देते हैं। लेकर कहते हैं कि पत्नी और सरकार में कुछ तो फर्क रखना ही चाहिए। जैसे हम सरकार को लूटा करते हैं वैसे पत्नी को लूटने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। गलत बात है, क्योंकि सरकार के तो हम बिलों में खर्चे में हेरा फेरी करते ही हैं। बस में बैठा तो तीव्रगामी वाहन की बात सोच थोड़ा सा भय मन में जागा। फिर मैंने अपने आप से तर्क करना शुरू किया। तीव्रगामी वाहन का क्या तात्पर्य। विज्ञान बुद्धि ने जोर मारा कि ज्योतिष के अर्थ को भी संपर्क के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। अरे ये बसें और कारें कम तीव्रगामी वाहन, सुपरसोनिक विमान, रॉकेट, अंतरिक्ष यान। तो वो कहने लगे कि फिर वो बस में बैठकर सोचने लगे कि तीव्रगामी वाहन से दुर्घटना हो सकती है। थोड़ा थोड़ा भय उन्हें भी लगने लगा। फिर उन्होंने अपने मन में बहुत सारे तर्क वितर्क करने शुरू कर दिए कि तीव्रगामी वाहन जो होता है, तेज चलने वाले जो वाहन है, वास्तव में होते क्या है।
तब विज्ञान की बुद्धि ने जोर मारा, ज्योतिष के अर्थ को भी संपर्क अनुसार ग्रहण करना चाहिए। तो फिर वैज्ञानिक बुद्धि अलग तर्क बता रही थी और ज्योतिष बुद्धि अलग। तो उन्होंने कहा कि ये बसें और कारें कम तेजी से चलने वाले वाहन है, ये तीव्रगामी वाहन में नहीं आते, ये तो सुपरसोनिक विमान, रॉकेट और अंतरिक्ष यानी इसमें आते हैं। बस यही मेरे मन ने निर्णय किया कि न तो मैं इन तीव्रगामी वाहनों में इस सप्ताह यात्रा करूंगा और न ही उसके मार्ग में आऊंगा। मेरा यह निश्चय इतना पक्का था कि केवल चिंतन के धरातल तक ही सीमित न रहा, मेरे कर्म में भी उतर आया। दफ्तर पहुंचते ही मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा। तो वो कहते हैं कि अब उन्होंने विचार कर लिया था कि वो तीव्रगामी वाहनों में नहीं जाएंगे, ना ही उनके रास्ते में आएंगे। उन्होंने पक्के निश्चय कर लिया था कि ऐसा ही करेंगे और उन्होंने ये बात अपनी केवल सोच में ही नहीं रखी, उसको कर्म में भी उतारा। और लेखक जैसे ही दफ्तर पहुंचते एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसमें? अंतरिक्ष यात्रा अधिकारी, नई दिल्ली, भारत। अंतरिक्ष यात्रा अधिकारी को लिखते हैं नई दिल्ली के। श्रीमान जी, आगे लिखते श्रीमान जी, मैं कुछ निजी कारणों से इस सप्ताह अंतरिक्ष यात्रा करने में असमर्थ रहूंगा, कृपया अन्यथा न माने और मुझे इस सप्ताह के लिए अंतरिक्ष यात्राओं में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करें। सह धन्यवाद, भवदीय नरेंद्र कोहली। और फिर वो भारत सरकार को एक निबंध वो लिख देते हैं प्रार्थना पत्र की इस सप्ताह मैं किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा नहीं कर सकता और इसको गलत तरीके से ना लेना और मुझे अनुमति दे कि मैं इस सप्ताह अंतरिक्ष यात्राओं में भाग ना लूं। मजाक के तौर पे लिखा है इन्होंने पत्र भी। और धन्यवाद, भवदीय नरेंद्र कोहली। पत्र को डाक में छोड़कर मैं निश्चित हो गया, मेरी ओर से पूरी किलेबंदी थी। अब तीव्रगामी वाहन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब डाक में भेज देते हैं पत्र, निश्चित हो जाते हैं और कह देते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर मेरे निश्चित रहने से क्या होता? अरे उस एक छोटे से पत्र ने अनेक लोगों को चिंतित कर दिया। तो लेकर कह रहा है कि मैं तो निश्चित हो गया था पत्र लिखकर कि मेरी तरफ से पूरा प्रबंध हो गया, लेकिन और लोग इससे चिंतित हो गए, परेशान हो गए। जब वह पत्र डीलिंग क्लर्क के पास जब मेरा पत्र पहुंचा तो उसने रजिस्टर के पृष्ठ उल्टे और इस सप्ताह अंतरिक्ष उड़ान के लिए जाने वालों की सूची में मेरा नाम ढूंढा, पर वहां मेरा नाम नहीं था। उसने फिर ढूंढा पर उसे फिर भी मेरा नाम नहीं मिला। जो डीलिंग क्लर्क के पास जो पत्र पहुंचा था ना, नई दिल्ली अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित जो सारी चीजों की डीलिंग करते थे, तो वो देखता है कि उसका रजिस्टर में उल्टी पुल्टी करके देखता है, लेकिन लेखक का नाम नहीं था। 2 बार देखता है लेकिन लेखक का नाम था ही नहीं। मेरा नाम में एक बड़ी विकट विशेषता है, जिस सूची में मेरा नाम लिखा न गया हो उस सूची को 1000 बार पढ़ा जाए तो भी उसमें मेरा नाम नहीं मिलता। और सरकारी सूचियों से तो मेरा ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि यदि किसी सूची में मेरा नाम कोई भला आदमी लिख भी दे तो पढ़ने वालों को वह नाम कभी भी वहां दिखाई नहीं देता। लेकिन कह रहे कि मेरे साथ एक और बड़ी समस्या और मजाक उड़ा रहे सरकारी तंत्र का कि अगर मेरा नाम किसी सूची में मेरा नाम लिखा न गया हो तो उसको 1000 बार भी ढूंढ लो, मेरा नाम मिलेगा ही नहीं। जब लिखा ही नहीं गया तो मिलेगा कैसे? लेकिन लेखक तो मजाक बना रहे हैं हर बात का। और ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि अगर कोई भला आदमी मेरा नाम लिख भी दे तो पढ़ने वालों को मेरा नाम दिखाई ही नहीं देगा। तो उस क्लर्क को मेरा नाम सूची में नहीं मिला। उसने मेरा साप्ताहिक भविष्य तो पढ़ा नहीं था, उसने तो केवल सरकारी सूची ही पढ़ी थी। उसकी समझ में यही आया कि मेरा पत्र छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र था और छुट्टी कोई तब ही मांगता है जब उसकी ड्यूटी होती है। अर्थात इस सप्ताह जिस व्यक्ति को अंतरिक्ष उड़ान का दायित्व सौंपा गया था वह कर्मचारी काम को टाल रहा है, इसलिए बहाना मारकर छुट्टी लेना चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि उस क्लर्क को ये तो पता ही नहीं था कि ज्योतिष ने मेरा साप्ताहिक भविष्य क्या बताया। उसको तो केवल सरकारी सूची ही समझ में आती, तो उसे लगा कि छुट्टी तो कोई तभी मांगता है जब उसको कोई काम दिया गया हो। और अगर ये जो है कोई व्यक्ति इसका नाम नहीं मिल रहा, यानी कि कोई ऐसा है जो कि काम को करना ही नहीं चाह रहा और उसको अंतरिक्ष यात्रा की उस पर जिम्मेदारी है और बहाना मारकर छुट्टी लेना चाह रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस व्यक्ति का नाम इस हफ्ते में उड़ान भरने वालों की सूची में होना चाहिए था, पर है नहीं। निश्चित रूप से ऐसी सूची तैयार करने वालों की असावधानी के कारण हुआ है। सूची उसके सेक्शन अफसर ने तैयार की थी, अतः वह सेक्शन अफसर की ही भूल थी। तो उसे लगा कि ये ऐसा कोई व्यक्ति इसका नाम होना चाहिए था और लिखना भूल गया,
जिसने ये सूची तैयार की थी वो नाम लिखना ही भूल गया। ये है हमारा सरकारी तंत्र, इन्हें कुछ नहीं पता होता जो सही से। तो उन्होंने कहा कि ये गलती के कारण ऐसा हुआ है, शायद इस आदमी का नाम रह गया है और ये सेक्शन अफसर ने तैयार की है और उसने गलती की है। वह कर्मचारी ही क्या जो अपने अधिकारी की भूल का सदुपयोग न करे। क्लर्क उठकर अंडर सेक्रेटरी के पास जा पहुंचा, साहब इस अंतरिक्ष यात्री का नाम इस उड़ान सूची में नहीं है। सेक्शन अफसर साहब अपनी सीट पर नहीं है, इसलिए यह मैटर आपके नोटिस में ला रहा हूं, अब आप जैसा आदेश दे। तो ये है हमारा सरकारी तंत्र बच्चों, जिनका नाम ही नहीं है लेखन में तो मजाक में लिख दिया पत्र, लेकिन ये ढूंढने लगा है अपनी सूची में। और कहाँ जाता है, वो सोचता है कि चलो इसका मतलब मजा आता है ना लोगों को एक दूसरे की डांट पड़वाने में, तो उठकर अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है। वो कहता है कि ये सूची जो तैयार हुई थी इस आदमी का नाम ही नहीं लिखा और अब सेक्शन ऑफिसर साहब अपनी जगह पर ही नहीं है, इसीलिए मैं आपके ज्ञान में ला रहा हूँ, ये आप जैसा आदेश दे वैसा ही होगा। अंडर सेक्रेटरी ने मेरा पत्र देखा, सूची देखी और फिर क्लर्क का मुखड़ा के देखा। काम तो यह सारा सीक्रेट ही है, पर इतना सीक्रेट भी नहीं है कि उड़ान भरने वाले का नाम इस उड़ान सूची से भी छिपा कर रखा जाए। तुम्हारा यह सेक्शन अफसर एकदम नकारा है, अभी इसे मीमो भिजवाता हूँ, पर जब तक तुम उड़ाकू की फाइल ढूंढ कर लाओ। तो जब अंडर सेक्रेटरी पत्र पढ़ता है उन्हें भी आश्चर्य होता है कि मानो वो सूची देखते हैं, क्लर्क का चेहरा देखते हैं और फिर सूची सब चीज देखते हैं, फिर कहते हैं कि मानो ये सूची तो सीक्रेट होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती कि नाम ही इस सूची से छिपा कर रख दिया जाए। और बिल्कुल बेकार है जो सेक्शन अफसर है, सेक्शन अफसर को कहने लगते हैं बिल्कुल बेकार है, अभी इसे मीमो भिजवा दो, मतलब कि इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। मीमो वो होता है तुम उड़ाकों की फाइल ढूंढ कर लाओ। क्लर्क ने बहुत सिर मारा, पर उस गरीब को जब अपनी सूची में मेरा नाम तक नहीं मिला तो अलमारी में फाइल कहाँ से मिल जाती। तो बहुत क्लर्क बेचारा बहुत अपना सर खपाता है, मेहनत करता है और सूची में नाम ढूंढता रहता है। जब नाम होगा ही नहीं, फाइल वहां पर होगी ही नहीं, तो फाइल मिलती कहाँ से, फाइल भी नहीं मिली। उसने टॉप घबराहट में अंडर सेक्रेटरी को तुरंत सूचना दी कि इस उड़ाकू की फाइल भी रिकॉर्ड से गायब है। क्या कहते हैं, वो जाकर बताते हैं, घबराहट होने लगती है कि फाइल कहाँ चली गई, कहते हैं इसकी तो फाइल भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ कोई भयंकर षड्यंत्र चल रहा है जो हमारी उड़ानों को सैबो राज करना चाहता है। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब तो है कि वहां पर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और हमारी उड़ानों को बर्बाद करना चाहते हैं। उसने उस उड़ाकू का नाम सूची में से हटाने के पहले ही उसकी फाइल भी गायब कर दी और उसका अनुमान है कि इस उड़ाकू से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब कर दिए गए होंगे। तो कहते कि उसने इसका नाम तो हटाया ही सूची में से, फाइल भी गायब कर दी और जहां तक अनुमान है कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उसके सारे जो कागजात हैं वो भी गायब ही होंगे। यह तो संयोग से उड़ाकू की एप्लीकेशन आ गई, नहीं तो किसी को इस बात का पता भी नहीं चल पाता और उड़ान के समय उड़ाकू गायब पाया जाता। वो कहते हैं वो तो अच्छा हुआ इसने प्रार्थना पत्र भेज दिया तो हमें बात भी पता चल गई, हमारा मामला जो संज्ञान में भी आ गया। देखिए कितना बड़ा खेल हो चुका है, लेखक के एक प्रार्थना पत्र लिखने थे जो कि उसने मजाक मजाक में लिखा। तो ये है मतलब बताया कि यहाँ पर हमारे मतलब हर चीज बिल्कुल ठीक से नहीं की जाती और अगर ये एप्लीकेशन नहीं भेजता तो पता ही नहीं क्या होता और उड़ान के समय गायब पाया जाता। यह राष्ट्र महत्व और प्रतिष्ठा का प्रश्न है और देशद्रोह का अत्यंत शोचनीय कांड भी। कृपया इस संबंध में तत्काल एक्शन लिया जाए। तो ये तो हमारे राष्ट्र का की महत्व की बात थी, राष्ट्र की समस्या हो गई, ये तो हमारे राष्ट्र के सम्मान का सवाल है और ये तो देशद्रोह का मामला लग रहा है। बहुत तो इस पर तो विचार करने की आवश्यकता है, जल्दी जरूर मतलब जल्दी से जल्दी कोई कार्य किया जाए, इस पर एक्शन लिया जाए। अंडर सेक्रेटरी ने क्लर्क की टिप्पणी पढ़ी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। भारत सरकार अति गोपनीय विभाग के अत्यंत गुप्त कार्यालय में यह घपला बात तत्काल ऊपर पहुंचा दी गई। तो जब अंडर सेक्रेटरी पूरी जो क्लर्क ने जो टिप्पणी लिखी थी, पूरी बात लिखी थी, तो उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं, मतलब वो भी परेशानी में पड़ जाता है कि तो भारत सरकार का बहुत ही गोपनीय काम है, बहुत गोपनीय विभाग है, हर चीज की सूचना सीक्रेट रखी जाती है और इतना बड़ा यहाँ पर घपला हो गया है। तो ये बात वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, मतलब अपने से बड़े अधिकारी को पहुंचाते हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई है। मंत्रालय में मंत्री ने तत्काल जांच कराई और यह सत्य खोज निकलवाया कि इस व्यक्ति का नाम पत्रिकाओं की विषय सूची में तो कभी कभी होता है, कभी कभी प्रकाशकों की पुस्तक सूची में भी होता है।
तो फिर मंत्रालय में मंत्री तक सूचना पहुंचती है, वो जांच करवाते हैं और पता चलती है, सच पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम पत्रिकाओं में होता है कभी-कभी, और कभी-कभी प्रकाशकों की सूची में भी होता है। अधिकांशतः यह बैंकों और सरकारी महकमों से उधार मांगने वालों की सूची में होता है, पर अंतरिक्ष उड़ान भरने वालों की सूची में वह कभी नहीं होता। और कभी-कभी इनका नाम कहाँ-कहाँ होता है, बैंकों में होता है। बैंकों से जो लोग पैसा मांगते रहते हैं, सरकारी विभागों से जो पैसा मांगते हैं, उनकी सूची में इनका नाम होता है, जो उधार मांगते रहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष उड़ान भरने वालों में तो कभी भी इनका नाम नहीं आया। इस जांच से सब लोग बहुत संतुष्ट हुए, पर भारत सरकार का सतर्कता विभाग अत्यंत चिंतित हो उठा। तो सब लोग तो बहुत शांत हो गए कि सारा मामला सुलझ गया है, लेकिन जो भारत सरकार का सतर्कता विभाग था, मतलब हर चीज को वो सावधानी के तौर पर देखता था, वो चिंता में पड़ गया। वह तर्क कर उठा कि आखिर एक साधारण व्यक्ति को यह कैसे मालूम हो गया कि इस सप्ताह भारत कोई अंतरिक्ष यान छोड़ने वाला है। कहते कि ये तो इतनी गोपनीय बात थी, एक साधारण से आदमी को ये बात कैसे पता चली कि आज अंतरिक्ष यान छोड़ने वाले हैं हम। इस व्यक्ति को इस सूचना का मिलना निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि कहीं से गोपनीय सूचनाएं भी बाहर निकल रही हैं, और यह बहुत गंभीर बात है। उन्हें चिंता हो गई कि यानी कि इस आदमी को ये बात पता है, इसका मतलब है कि हमारी जो गुप्त बातें हैं, गोपनीय विभाग से जो गुप्त बातें वो बाहर जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मामला है। मुझे पकड़ मंगाने के आदेश जारी हुए तो पहली बात मेरी कल्पना में यह जागी कि पत्रिकाओं में छपने वाला साप्ताहिक भविष्य कैसे सच प्रमाणित होता है, और तीव्रगामी वाहनों से दुर्घटना का भय मुझे किस रूप में था। तो फिर मुझे मतलब मंगाया गया, मुझे सरकार के सामने उपस्थित होना पड़ा। तब सच में मेरी कल्पना जागी, मतलब मेरे जो मैं सोच विचार कर रहा था कि पत्रिकाओं में छपने वाला जो साप्ताहिक भविष्य है वो भी कभी कभी प्रमाणित हो जाता है, सच साबित हो जाता है। ये जो तीव्रगामी वाहनों से जो दुर्घटना का जो भय था वो इस रूप में मेरे सामने है। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमारा जो ज्योतिष तो लोगों को फंसाते ही हैं बातों में, लेकिन जो हमारे सरकारी तंत्र है उसमें भी कितनी गड़बड़ी पाई जाती है। लोगों को अपने के ऊपर ही मतलब भरोसा नहीं होता, सारे मामला पूरा विभाग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता ही रहता है। तो लेखक ने एक तरीके से सरकारी तंत्र का किस प्रकार से मजाक उड़ाया है, किस प्रकार से उस पर व्यंग्य किया है, हमने पढ़ा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। रिहर्सल, पूर्व अभ्यास, मेलोड्रामेटिक नाटकीय, तीव्रगामी वाहन, तेज चलने वाली सवारी। ध्वस्त करना, गिराना। तात्पर्य, अर्थ, विकट, भयानक, अन्यथा, असत्य, असावधानी, लापरवाही, नकारा, काम न करने वाला, अकर्मण्य। सैबोराज, ध्वस्त करना, डॉक्यूमेंट्स, विवरण, तत्काल, तुरंत, एक्शन, कार्यवाही, घपला, गड़बड़ी। आगे है महकमा, विभाग। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पत्नी ने कहा कि आज दफ्तर रिक्त स्थान से मत जाओ। साइकिल, बस, तांगा, रेलगाड़ी। तो साइकिल से मत जाओ। पत्नी ने कहा कि मेरी बात को मान लो, मजाक में मत टालो। मत मानो, सभी गलत, तो मजाक में मत टालो। लेखक की पत्नी ने कहा कि आज अतिथि आएंगे, बाजार चलेंगे, दुर्घटना होने का भय है, फिल्म देखने चलेंगे, दुर्घटना होने का भय है, ऐसा कहा था। पत्नी ने कहा कि आज दफ्तर को रिक्त स्थान से चले जाओ, रेलगाड़ी से, स्कूटर से, बाइक से, बस से चले जाओ। दफ्तर पहुंचते ही लेखक ने किसके नाम पत्र लिखा? अंतरिक्ष यात्रा अधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर, अपनी पत्नी, मुख्यमंत्री। तो अंतरिक्ष यात्रा अधिकारी के नाम एक पत्र लिख देते हैं और हंसी मजाक में लिखते हैं, और जिसका इतना बड़ा पूरा खेल फैल जाता है। अंडर सेक्रेटरी ने क्लर्क की टिप्पणी पढ़ी तो उसके हाथ टूट गए, हाथों के तोते उड़ गए, हाथों के तोते मर गए, पैर उखड़ गए, तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। अगला है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य है, उन्हें हमें पूरा करना, उचित शब्दों से करते हैं। मैं डरा कहीं फर्श पर सिर ही ने मार दे। मैंने तुम्हारा साप्ताहिक भविष्य पढ़ा है। उसने नकद 60 पैसे मेरी हथेली पर रख दिए। उस क्लर्क को मेरा नाम सूची में नहीं मिला। यह राष्ट्र
महत्व और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जैसे सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हमें सही गलत बताना है, करते हैं। लेखक सर्कस देखने के लिए जा रहा था, नहीं वो दफ्तर जा रहे थे। लेखक की पत्नी भी उसके साथ जाना चाहती थी, नहीं वो उनको जाने से रोक रही थी। पत्नी ने लेखक का साप्ताहिक भविष्य पढ़ा था, बिल्कुल सही। लेखक की किसी विमान से दुर्घटना हो सकती थी, हाँ ऐसा लेखक सोच रहे थे कि शायद विमान से उनकी दुर्घटना हो सकती है उनके साथ। लेखक ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, गलत। अंतरिक्ष यात्रा जो अधिकारी है उनको लिखी थी। सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था। तो बच्चों ये कार्य हमने कर लिया है। तो अगला है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ 2 कॉलम है और वह हमें मिलाना है, करते हैं। मुगल क्या जाएगा, बादशाह। करुण दृष्टि। तीव्रगामी वाहन। नकद 60 पैसे। विज्ञान बुद्धि। साप्ताहिक भविष्य। इसके बाद है किसने किससे कहा। तुम्हें मेरी कसम, मेरे सिर की कसम, ये कहा था लेखक की पत्नी ने, पत्नी ने लेखक से। क्या बात है भाई, लेखक ने पत्नी से, तो क्या हुआ, तो ये कहा था लेखक ने पत्नी से। तीव्रगामी वाहन से दुर्घटना का भय, तो ये कहा पत्नी ने किससे कहा, लेखक से कहा। काम तो ये सारा सीक्रेट ही है, तो ये कहा था अंडर सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी ने क्लर्क से, अंडर सेक्रेटरी ने क्लर्क से। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लेखक की पत्नी उनका साप्ताहिक भविष्य देख लेती है और कह देती है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना यानी कि बुरी घटना हो सकती है। इस कारण लेखक मजाक मजाक में अंतरिक्ष यात्रा अधिकारी को पत्र लिख देते हैं और पूरा सरकारी महकमा, पूरा विभाग क्या आ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपने कार्य पर विश्वास ही नहीं है कि अगर उन्हें कोई गलत पत्र मिलता है तो वो उसकी सही से पहले जांच करें। लेकिन वो तो अलग ही उसमें पड़ जाते हैं कि गलती हुई है, गलती हुई है। तो ये पाठ हमें यही बताता है कि हमारे सरकारी विभाग में कोई भी कार्य सही से नहीं होता, क्योंकि लोग काम ही नहीं करना चाहते, इतने आलसी हो चुके हैं। तो पाठ के माध्यम से सरकारी विभाग पर लेखक के द्वारा व्यंग्य किया गया है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।